हम ये दो रिलेशन पढ़े हैं ना ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है? हाँ, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए। नॉन पीरियोडिक से बेटर है हम इसको ये कहेंगे कि ये एनर्जी सिग्नल के लिए, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फॉर्मूला एनर्जी सिग्नल के लिए। पावर सिग्नल के लिए मैंने ये बता रखा है कि नॉर्मली पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो पावर सिग्नल होते हैं और नॉन पीरियोडिक सिग्नल नॉर्मली, ठीक है, या फिर बेटर होगा हम ऐसे कहें कि टाइम लिमिटेड सिग्नल जो होते हैं वो एनर्जी सिग्नल होते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था, अगर ये एक सिग्नल है, ठीक है, ये एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता, है ना। एनर्जी सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए? ht² dt -∞ टू +∞, है ना। ये सिग्नल की एनर्जी हो गई। ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि ये e⁻t है, इसमें अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। इसके लिए अगर तुम एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा e⁻t इसका स्क्वायर करोगे, dt -∞ टू +∞। अब -∞ से 0 के लिए ut तो 0 होगा, है ना। ut का वैल्यू देगा t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसको हम 0 टू ∞ e⁻ स्क्वायर करोगे तो 2t आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻2t का? 1/2 e⁻2t। 0 टू ∞, जब इन्फिनिटी लिमिट रखोगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे एनर्जी फाइनाइट नहीं आ रहा है तो हम इसको एनर्जी सिग्नल नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सिग्नल तो नॉन पीरियोडिक है ना। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल में भी ज़रूरी नहीं है कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी एनर्जी सिग्नल हो। अब अगर हम नॉन पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की बात करें, ये भी पीरियोडिक नहीं है ना, क्योंकि वैल्यूज़ हो सकता है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद अकर करे बट वो रिपीट नहीं कर रही है। वैल्यूज़ जो है ना इम्पल्सेस की स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो इसको हम पीरियोडिक नहीं कहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये फिक्स्ड इंटरवल के बाद इम्पल्स का अकरेंस हो, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं। ये एक इम्पल्स ट्रेन है, तो इसको तुम एनर्जी सिग्नल कहोगे या पावर सिग्नल कहोगे? इम्पल्स ट्रेन है ना। एनर्जी सिग्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मूला टाइम डोमेन में xt² dt, है ना, इंटीग्रेशन। ये कैलकुलेट करके देखो, इम्पल्स अलग अलग स्ट्रेंथ की इम्पल्स ट्रेन है, हाँ, है ना। तो इसको पता लगाने के लिए हम इम्पल्स को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, है ना। इसको हम एक सर्टेन विड्थ दे देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि h × एप्सिलॉन इक्वल टू 1 है। इम्पल्स को हम एक एप्सिलॉन की विड्थ दे देते हैं और यहाँ पे मान लो इम्पल्स की स्ट्रेंथ a0 है, ये a1 a2 a-1 a-2 इस तरह से इम्पल्सेस की स्ट्रेंथ है। इम्पल्स की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, है ना। इम्पल्स की स्ट्रेंथ का मतलब होता है इसका एरिया। a0 ये हाइट नहीं है, इसका एरिया है ना। हाइट इसकी इनफाइनाइट होगी और विड्थ टेंस टू 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया a0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने विड्थ इसको एप्सिलॉन दे दिया है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? यहाँ पे एरिया a0 है तो h × एप्सिलॉन इक्वल टू a0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0। तो ये हाइट क्या हो जाएगी? a0 बाई एप्सिलॉन। तो इसको मैं h0 का नाम दे दे रहा हूँ, h0 इक्वल टू a0 बाई एप्सिलॉन। a1 क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एरिया a1 है तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h1 इंटू एप्सिलॉन। तो h1 इक्वल टू a1 बाई एप्सिलॉन। तो ये हाइट में मतलब जहाँ इम्पल्स की हाइट इनफाइनाइट होती है, मैंने हाइट को फाइनाइट कर दिया और विड्थ जहाँ 0 होती है हमने एक फाइनाइट दे दी एरिया को सेम रख के। ये a-1 तो h-1 इक्वल टू आ जाएगा a-1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन।
ये इसी तरह से आ जाएगा। अब आपको इसका एनर्जी पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। तो तुम जब इसका स्क्वायर करोगे -∞ टू +∞, मैं अभी बस 4 इम्पल्स ले रहा हूँ, इम्पल्स ट्रेन में बहुत सारे इम्पल्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो 0 मिलेगा, वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये h-2 है ना, h-2 स्क्वायर, ठीक है, dt, ठीक है, h-2 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इंफिनिटी, मतलब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा h-2 स्क्वायर प्लस h-1 स्क्वायर प्लस h0 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको h-1 स्क्वायर dt, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ पे ये लोअर लिमिट रखोगे, ये अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एप्सिलॉन दे देगा, है ना। तो फिर dt का इंटीग्रेशन बस एप्सिलॉन आ जाएगा। उसी तरह से h-2 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कॉमन ले लो। अब यहाँ पे h-2 इंटू एप्सिलॉन करोगे तो h-2 इंटू एप्सिलॉन क्या है, हाँ h2 भी होगा, है ना। h-2 इंटू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, a-2, है ना। यहाँ पे इसका एरिया a-2 है, तो a-2 इक्वल टू हम लिखेंगे h-2 इंटू एप्सिलॉन, तो इसको हम लिखेंगे h-2, है ना, इंटू ये क्या आ जाएगा, a-2 प्लस h-1 a-1 प्लस h0 a0 प्लस h1 a1, इसी तरह से आ जाएगा ये, है ना। अब बताओ ये वैल्यू क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट आ रही है, एनर्जी की वैल्यू, है ना। h की वैल्यू क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी है ना, और ये सब क्या है, फाइनाइट क्वांटिटीज़ है ना। तो ये टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो इसको हम एनर्जी सिग्नल नहीं कह सकते ना। अगर इम्पल्स ट्रेन है, नॉन पीरियोडिक भी है, तो उसको हम एनर्जी सिग्नल नहीं कह सकते। अगर आप और भी बहुत सारे इम्पल्स ट्रेन ले लें, है ना, उनको ऐड करोगे तो अभी भी ये इनफाइनाइट आ जाएगा। एनर्जी सिग्नल के लिए ई की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये नॉन पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है, ये एक पावर सिग्नल है, तो इसकी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, आर टॉ इक्वल टू 1/t माइनस, ये पीरियोडिक तो नहीं है, एक पीरियोडिक सिग्नल के ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फार्मूला क्या लिखते हैं, 1/t माइनस t/2 से लेकर के प्लस t/2 तक, इंटीग्रेशन ओवर द ड्यूरेशन ऑफ t, एफ टी इंटू एफ टी प्लस टॉ डी टी। अब अगर ये नॉन पीरियोडिक है ना तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल को हम पीरियोडिक विथ इनफाइनाइट टाइम ले सकते हैं, है ना। वो कभी रिपीट नहीं होता, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट होगा, है ना? तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे, क्योंकि ये पावर सिग्नल है ना, तो इसका फार्मूला हम इसी तरह से लिखेंगे, भले हमारे को टाइम पीरियड सेट करना पड़े। नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए टाइम पीरियड हम इनफाइनाइट सेट कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1/t माइनस t/2 से, मतलब टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट हो गया ना, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब टाइम हम यहाँ पे बहुत लार्ज ले लेंगे 1/t। अब अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, एफ टी एफ टी प्लस टॉ डी टी, ठीक है। हम इसको इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पावर सिग्नल है, भले पीरियोडिक नहीं है बट पावर सिग्नल है। नॉर्मली मैंने बता रखा है कि पावर सिग्नल पीरियोडिक होते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी पावर सिग्नल है, ठीक है। अब आपको इसका
ऑटो कोड फार्मूला पता चल गया। अब इसका ऑटो कोड जो फार्मूला मैंने लिखा था उसको इस फंक्शन के लिए पता लगाना है, आर की वैल्यू पता लगानी है इसके लिए, या फिर आर नहीं, पहले आप R0 पता लगाएंगे। R का फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो R0 का फार्मूला क्या होगा, टॉ इक्वल टू 0 पुट कर दोगे फार्मूला में, तो ft इंटू एफ टी प्लस टॉ है तो एफ टी स्क्वायर हो जाएगा। टॉ अगर 0 पुट करोगे तो ft इंटू एफ टी स्क्वायर। तो पहले एफ टी का ग्राफ बनाओगे, ये मान लो एफ टी है, बाद में फिर से एफ टी है तो फिर से एफ टी का ग्राफ बनाओगे, फिर दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाइड ग्राफ का इंटीग्रेशन करना है, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 इम्पल्स दिखा रहा हूँ, 5 इम्पल्स दिखा रहा हूँ, लेकिन इम्पल्स बहुत सारे इम्पल्सेज हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से इम्पल्स को अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। यहाँ पे हाइट h-2, ये हाइट h-1, h0, h1 और h2, और इसको इसी ग्राफ से मल्टीप्लाई करना है ना, एफ टी है और इसको एफ टी से ही मल्टीप्लाई करना है और फिर इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेशन एफ टी स्क्वायर डी टी, है ना, 1/t माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, तो और लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम लिखेंगे 1/t, और ये इंटीग्रेशन अब कितना आ जाएगा, h-2 स्क्वायर इंटू विड्थ कितनी दे दी हमने, एप्सिलॉन, तो h-2 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, फिर इसका स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा इसी तरह h-3, h-4 बहुत सारे होंगे तो मैं उसको डॉट डॉट ले रहा हूँ, प्लस h-2 स्क्वायर प्लस h-1 स्क्वायर प्लस h0 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। इसमें लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी है और एप्सिलॉन टेंस टू 0 है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और एप्सिलॉन टेंस टू 0। अब जब एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो h-2 इंटू एप्सिलॉन, है ना, ये तुम्हारे को क्या दे देगा, हाइट इंटू विड्थ, तो इसका एरिया दे देगा, एरिया मतलब इस इम्पल्स की स्ट्रेंथ, है ना, a-2 दे देगा वो, तो यहाँ से एक h-2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा बचेगा प्लस a-2 h-2 a-1 h-1 प्लस a0 h0 प्लस a1 h1 प्लस a2 h2, t टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुम इस h को भी ये लिख सकते हो ना, एरिया बाई विड्थ लिख सकते हो, हाइट है ना, तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t, ये a-2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, तो a-2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाहर ले ले, 1/एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा a-2 स्क्वायर, a-1 स्क्वायर, a0 स्क्वायर, a सबका सारे स्ट्रेंथ के स्क्वायर का समेशन आ जाएगा, a-2 स्क्वायर प्लस a-1 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में इम्पल्स कितनी देर बाद अकर करेंगे, इम्पल्स अकर नहीं करता है ना, बिट को हम जिस सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो सिग्नल अकर करता है TB सेकंड के बाद, और उस सिग्नल को हम, है ना, जैसे इस तरह का सिग्नल अकर करता है ना, कभी ये 0 हो जाएगा, है ना, फिर किसी टाइम पे अकर करेगा,
1 के करस्पॉन्डिंग, और डिपेंड करता है कि पोलर सिग्नलिंग है, बाईपोलर है या ऑन ऑफ सिग्नलिंग है। फिर मैंने कल क्या बताया था आपको कि इसको हम दिस कॉन्वोल्यूशन ये लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल अकर कर रहा है तो यहाँ पे हम इम्पल्स ले लेंगे, है ना। अभी हम इसको अगर यहाँ पे अगर हम ऑन ऑफ से कर रहे हैं या किसी से भी कर रहे हैं तो सारे इम्पल्स की स्ट्रेंथ सेम होगी, लेकिन हम इसको जनरलाइज वे में ले रहे हैं अभी, है ना। इसमें भी हम सेम कर देंगे A1 A2 A0। तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो TB सेकंड के बाद अकर करता है। अब आपको इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन लेना है तो इम्पल्सेस भी तो TB सेकंड के बाद ही अकर करेंगे। तो यहाँ पे दो इम्पल्सेस के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा वो TB हो जाएगा, है ना, बिट ड्यूरेशन। अब अगर मैं यहाँ पे 5 इम्पल्सेस लिए मैंने माइनस T1 से लेकर के, मान लो ये प्लस T1 है, तो ये बता सकते हो कि ये विड्थ कितनी होगी, टोटल विड्थ। 5 इम्पल्सेस लिए हैं, हर इम्पल्सेस के बीच की डिस्टेंस TB है तो 5 TB हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे T को लार्ज लेना है, इनफाइनाइट लेना है, लेकिन बस मैं अभी आपको 5 दिखा रहा हूँ। लार्ज लूँगा तो फिर 100 बनाऊँगा तो दिख नहीं पाएगा ना बोर्ड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 TB और समेशन ऑफ AK स्क्वायर K इक्वल टू -2 से लेकर के +2, है ना। अब तुम यहाँ पे देखो 5 टर्म्स का ऐड हो रहा है ना, AK स्क्वायर है ना। इम्पल्सेस की का जो एरिया है उसका स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हो। कितने इम्पल्सेस को ऐड कर रहे हो, 5 इम्पल्सेस के एरिया के स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, और डिवाइड कितने से कर रहे हो, 5 से, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली AK स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ले रहे हो ना। इसी तरह से अगर तुम ज़्यादा इम्पल्स लोगे, है ना, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का ड्यूरेशन भी तो ज़्यादा होगा। अगर मैंने 5 गलत लिया ना, T की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेनी है ना, तो T की वैल्यू मान लिया कि अगर मैं 10 सेकेंड ले रहा हूँ, मान लो कि बिट रेट जो है वो 10 kbps है, 10 किलोबाइट पर सेकेंड, 10 kbps। तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 10,000 इम्पल्सेस आ जाएंगे, है ना। तो 10 सेकेंड में कितने इम्पल्सेस आ जाएंगे, 1 लाख इम्पल्स आ जाएंगे। तो 1 लाख इम्पल्स जो आ जाएंगे, सपोज आप 5 इम्पल्सेस के लिए ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, 1 लाख इम्पल्स के लिए कर रहे हो, है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे तो सारे 1 लाख इम्पल्स को इंक्लूड करोगे ना, मतलब 10 सेकेंड के लिए आप करोगे ना, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10 सेकेंड, ठीक है। और 10 सेकेंड को तुम क्या लिख सकते हो, है ना, 1 लाख इंटू TB लिख सकते हो। TB क्या है, आप ये समझ, ये अब अभी आपको याद है ना, मैंने बताया 10 सेकेंड में कितने इम्पल्सेस आ जाएंगे, 1 लाख, 10⁵ अगर 10 kbps का बिट रेट है। तो अगर बिट रेट 10 kbps का है तो बिट ड्यूरेशन क्या होगा, TB इक्वल टू 1/10⁴, है ना। जो RB इक्वल टू 10⁴ है तो TB इक्वल टू 1/10⁴ सेकेंड। ओके, तो इस 10 सेकेंड को तुम क्या लिख सकते हो, 10 सेकेंड इक्वल टू 10⁵ इंटू TB लिख सकते हो। RB इक्वल टू इतना है, TB इक्वल टू इतना आ गया, इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो 10 सेकेंड इक्वल टू 10⁵ डिवाइडेड बाई TB की वैल्यू 1/10⁴ पुट कर दो तो 10 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है ना, उसको तुम, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 5 TB लिख दिया, तो यहाँ पे 5 इम्पल्सेस है। यहाँ पे कितने इम्पल्सेस आएंगे 10 सेकेंड में, 1 लाख इम्पल्सेस आएंगे, है ना। और तुम टोटल टाइम 10 सेकेंड को क्या लिख सकते हो, 1 लाख इंटू TB। तो यहाँ पे 1 लाख इम्पल्सेस के स्ट्रेंथ के स्क्वायर का समेशन होगा, और डिवाइड भी किससे कर रहे हो, 1 लाख से कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ अभी भी क्या हो रहा है, सारे इम्पल्स के स्ट्रेंथ के स्क्वायर का मीन ले रहे हो ना। तो हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट 1/10⁻⁴
एन टी भी लिख सकता हूँ मैं इसको, टी को लार्ज करना है तो टी को हम कभी भी एन टी भी लिख सकते हैं, है ना, टी टाइम में एन इम्पल्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और समेशन ए के स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन बाई टू टू, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं समेशन ऑफ ए के स्क्वायर, इसको मैं एन टाइम्स लिख दे रहा हूं, और हाँ एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन छूट गया ना, एप्सिलॉन भी ले लो, यहाँ पे एप्सिलॉन मिस हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू 0, लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और n टेंस टू क्या होगा, अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है ना, t इक्वल टू क्या होता है एन टी बी, टी बी तो बहुत कम होता है, तो t को इनफाइनाइट करने के लिए n को क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा, तो n यहाँ पे हम लार्ज लेंगे, और n अगर ज़्यादा लोगे तो उतने ही इम्पल्सेस को ऐड करोगे, तो इसकी बेसिकली इसकी एवरेज वैल्यू आ गई है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, अब n, तुम ये समझ में आ रहा है ना, n अगर लार्ज है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन n अगर लार्ज होगा तो इसको भी तो आप ज़्यादा कर रहे हो ना, ऊपर भी ज़्यादा कर रहे हो नीचे भी ज़्यादा कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं n को हटा करके सिंपली बस इतना लिख दे रहा हूँ 1 बाई एप्सिलॉन 1 बाई टी बी, और ए के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टॉ की किस वैल्यू के लिए, 0 के लिए, आर 0 कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आर टॉ होगा, ये टॉ, तो टॉ की वैल्यू, अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसको तुम टॉ इक्वल टू 0 पे प्लॉट कर दोगे ना, ये वैल्यू कितनी लग रही है तुम्हारे को, ए के स्क्वायर क्या होगा, ये तो मीन वैल्यू है ना ए के स्क्वायर की, यहाँ पे तुम देखो ए के हर जगह पे क्या है, फाइनाइट है ना, एरिया हर जगह पे फाइनाइट है ना, तो बहुत सारे फाइनाइट वैल्यू की मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी, है ना, 1 2 3 इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, फाइनाइट आ जाएगी, तो ये तो फाइनाइट ही आना, टी बी क्या है, टी बी कम होता है लेकिन टी बी भी फाइनाइट होता है ना, एप्सिलॉन क्या है टेंस टू 0, ये क्वांटिटी क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, तो 0 पे जो हाइट हो जाएगी, 0 पे जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, ओके। अब अगर आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता लगा रहे हो, तुम ये देखो कि R0 का मतलब क्या हो गया, 2 बार ft को बनाओ, मल्टीप्लाई करो और उसका एरिया ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। अब अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ कि R इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दो, तो वो R0 नहीं रहेगा, मैं इसको R सिग्मा मान लो, सिग्मा भी बहुत छोटा है, सिग्मा टेंस टू 0, R सिग्मा अगर कैलकुलेट करोगे तो पहले तो ft बना लोगे और फिर दोबारा ft में क्या करोगे, सिग्मा की शिफ्टिंग कर दोगे। इम्पल्सेस तो सिर्फ 0 पे अगर करते, तो अगर थोड़ी सी भी तुम शिफ्टिंग करोगे तो कोई ओवरलैप नहीं होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी, मतलब आपको R0 पे ही वैल्यू मिलनी है, ठीक है। अगर आपने शिफ्टिंग थोड़ी सी भी कर दी तो इसके बाद ना इधर वैल्यू मिलेगी ना इधर वैल्यू मिलेगी, बात समझ में आ रही है। तो ये जो इनफाइनाइट वैल्यू मिलनी है वो आर टॉ इक्वल टू 0 पे ही मिलनी है। तो यहाँ पे तुम अगर इसका 0 पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, 0 पे आपको एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो ये भी तो एक इम्पल्स बन जाएगा, ठीक है। और हमने इम्पल्स को विड्थ कितनी दी है अपने पूरे कैलकुलेशन में, एप्सिलॉन, तो किसी भी इम्पल्स की हाइट को एप्सिलॉन विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका एरिया आ जाएगा। ये भी एक इम्पल्स है ना, इसकी विड्थ क्या है, हमने हर जगह विड्थ एप्सिलॉन दी है, तो इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा, तो इसकी विड्थ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए के स्क्वायर की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाई
टी बी। ए के स्क्वायर की जो मीन वैल्यू है, ठीक है, इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर नॉट अलग है, ये ब्रैकेट में ऑटो कोरिलेशन की शिफ्टिंग वाला फार्मूला है की वैल्यू है, और ये बस एक कांस्टेंट है ए के स्क्वायर की। तो इसको तुम क्या लिखोगे, आर नॉट बाई एप्सिलॉन टी बी लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ये एक इम्पल्स है और इसको आप एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पल्स का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इम्पल्स बना देंगे और इम्पल्स को हमेशा उसके हम एरिया से ही कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, आर नॉट बाई टी बी। तो अभी हमने इतनी सारी कैलकुलेशन सिर्फ R0 के लिए की है। यहाँ पे हम आर टॉप प्लॉट करेंगे और ये स्ट्रेंथ जो आ गया ये आर नॉट बाई टी बी आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप आर सिग्मा लिखना चाहते हैं, है ना, सिग्मा कोई कांस्टेंट है अदर देन 0, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू एफ टी प्लस सिग्मा डी टी। अब अगर सिग्मा की वैल्यू, जैसे मैं सिग्मा की वैल्यू टी बी बाई 2 पुट कर दूं, है ना, तो आप एफ टी बनाएंगे और एफ टी को टी बी बाई 2 से शिफ्ट करेंगे। तो ये इम्पल्स टी बी बाई 2 पे आएगा, A1 इम्पल्स जो है वो 3 टी बी बाई 2 पे आएगा, है ना। और इन दोनों फंक्शन के बीच में, इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में सिग्मा इक्वल टू टी बी बाई 2 के लिए कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर मैं टॉ इक्वल टू टी बी बाई 2 पुट करूँ तो यहाँ पे वैल्यू 0 ही मिलनी है। मतलब अगर आप शिफ्टिंग, अच्छा कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे वैल्यू नॉन ज़ीरो मिल जाए, टी बी, अगर आप इसको टी बी से शिफ्ट कर दें तो ए नॉट अब कहाँ पे आएगा, है ना। मैं इसी ग्राफ को टी बी बाई 2 टी बी से शिफ्ट करके बना रहा हूँ। तो अब ये पता चल गया कि इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बनाने में जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी बी पे ही मिलेगी। आप या तो इस ग्राफ को टी बी से शिफ्ट करो या 2 टी बी से शिफ्ट करो, है ना, तभी इम्पल्स की ओवरलैपिंग होगी। तो हमारे को वैल्यूज़ जो मिलेंगी, ये टी बी बाई 2 मान लो यहाँ पे है, ये टी बी है और ये माइनस टी बी है ना। तो मैं इसको टी बी से शिफ्ट करके बना रहा हूँ। यहाँ पे मान लो ये एफ टी प्लस टी बी बना रहा हूँ मैं। हमारे को आर सिग्मा ना पता करके अब आर टी बी पता करना है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी इंटू एफ टी प्लस टी बी डी टी। यहाँ पे प्लस टी बी लिखा हुआ है तो हम पीछे शिफ्ट करेंगे, एडवांसमेंट कर रहे हैं टी बी यूनिट से। तो अब जो वैल्यू टी बी पे आ रही थी ये पीछे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, 0 पे A1 मिलेगा ना, यहाँ पे हमारे को A1 मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये A2, A नॉट यहाँ आ जाएगा, A नॉट A माइनस 1 माइनस 2 की पोजीशन पे, और A माइनस 2 A माइनस 1, और ये A माइनस 2। लेकिन माइनस 2 माइनस 3 टी बी की पोजीशन पे आ जाएगा, ये माइनस 2 टी बी की पोजीशन पे, माइनस टी बी की पोजीशन, 0 की पोजीशन, और ये टी बी की पोजीशन है ना। फिर अब इन दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है, इम्पल्सेस ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हमने एप्सिलॉन विड्थ दे करके इससे अप्रॉक्सीमेट कर लिया, इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, A माइनस 1 के बदले A1 है तो इसके लिए H1 आ जाएगा, ये H1 है ना, H1 पे H2, यहाँ पे H0 आएगा, H0 की हाइट थोड़ी ज़्यादा दिखाई है हमने,
इस पोजीशन पे h-1, इसकी हाइट और भी ज़्यादा है, यहाँ पे h-2। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये हाइट भी कांस्टेंट है, ये हाइट भी कांस्टेंट है, तो h-2 इंटू h-1 होगा। इन दोनों ग्राफ को आपको मल्टीप्लाई करना और फिर इंटीग्रेशन लेना है ना। ये जो ग्राफ है ये एफ टी का है और ये ग्राफ एफ टी प्लस टी बी का है, और हम लिखेंगे आर टी बी इक्वल टू 1/t माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी इंटू एफ टी प्लस टी बी डी टी। तो हमने दोनों का ग्राफ बना लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो कांस्टेंट ही मिलेगी। ये h0 है, तो मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे को कांस्टेंट h0 इंटू h-1 मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन dt करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, h0 इंटू h-1 dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट है ना, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर एप्सिलॉन ही बचेगा, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इन दोनों का इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? आर टी बी इक्वल टू 1/t है ना, h-1 इंटू h-2 इंटू एप्सिलॉन। तो हम यहाँ से कर रहे हैं ना, फिर h-1 इंटू h0 प्लस h0 इंटू h1, h0 इंटू h1 और h1 इंटू h2। अब समझ में आ रहा है कि ये फिर h-2 इंटू यहाँ पे h-3 हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे दोनों h को क्या करो, h-1 इक्वल टू a-1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, और h-2 इक्वल टू a-2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। आर टी बी इक्वल टू 1/t इंटू 1 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा a-1 इंटू a-2 प्लस a-1 इंटू a0 प्लस a0 इंटू a1 प्लस a1 इंटू a2। हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक किया ना। तो देखो 4 इम्पल्सेस आ रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक t कितना होगा, इसी लिमिट तक हमने इंटीग्रेट किया ना अभी के लिए। 4 इम्पल्स आ रहे हैं और t इक्वल टू 4TB हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको 4TB लिख सकता हूँ, और यहाँ पे a के स्क्वायर का समेशन नहीं आ रहा है ना, एक शिफ्ट करके आ रहा है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम n इम्पल्सेस ले लोगे तो यहाँ पे n सेट का समेशन होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/NTB 1/एप्सिलॉन, यहाँ पे मैं समेशन AK इंटू AK प्लस 1 लिख सकता हूँ। कितना टाइम्स? n इम्पल्सेस हैं तो n टाइम्स हो जाएगा ये। तो आप n टाइम्स इस क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो और n से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी की हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो इसको हम हाँ सिग्नल 5T लिख रहे हैं, लेकिन आप कितनी वैल्यूज को ऐड कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि आप इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, 0 से मल्टीप्लाई नहीं, हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि 5 ही इम्पल्सेस हैं? इम्पल्स ट्रेन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, h-3 भी होगा ना, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो फिर h-3 इंटू h-2 आएगा, तो 5TB लोगे तो फिर एक और टर्म ऐड हो जाएगा। तो कब वो लार्ज वैल्यू में ऐसे नहीं फिर देखता। अगर तुम 1 लाख में एक कम भी कर दो तो एवरेज वैल्यू वही आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ये n से डिवाइड कर रहे हो, n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/ε TB, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ AK इंटू AK प्लस 1, इसकी एवरेज वैल्यू। तो हम AK स्क्वायर की एवरेज वैल्यू को R0 से रिप्रेजेंट किए थे, अब एक शिफ्ट करके AK इंटू AK प्लस 1 की एवरेज वैल्यू को R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा, इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन TB, ये आ जाएगा R TB। अब ये वैल्यू ये कितने को टेंड कर रही है, TB फाइनाइट है, R1 भी फाइनाइट होगा, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है, तो ये भी इनफाइनाइट आ जाएगी। और ये किस पॉइंट पे आकर करेगा, एग्जैक्टली TB पे, क्योंकि अगर आपने शिफ्टिंग TB से कम की या TB से ज़्यादा की तो इम्पल्सेस फिर से ओवरलैप नहीं करेंगे, है ना, तो ये एग्जैक्टली TB पे आएगा। और AK स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, AK इंटू AK प्लस 1 की एवरेज वैल्यू AK स्क्वायर से कम ही होगी, क्योंकि AK स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव का एडिशन होगा। तुम यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख लो, इसका इसके साथ ओवरलैप किया तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये R1 की जो वैल्यू है वो R0 से कम ही आएगी। तो मैं इसके इम्पल्स को थोड़ा, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम दिखाऊंगा। हाँ हाँ, A0 स्क्वायर छोटा हो जाएगा, हो सकता है A1 इंटू A2 से छोटा हो जाए, ठीक है, क्या कह रहे हो, A0 स्क्वायर A1 इंटू A2 से छोटा हो सकता है, हाँ, लेकिन फिर A1 स्क्वायर आएगा, फिर A2 स्क्वायर का भी तो समेशन करना है, ठीक है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है ना, ठीक है, तुम ऐसा कोई सा भी एग्जांपल बना लो, ठीक है, 4 सेट ले लो, A0 A1 A2 A3, तुम सब में A0 स्क्वायर का समेशन करके देखो, वो हमेशा A1 A2 से ज़्यादा ही आएगा। उसमें तुम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2A1 A2, ये इनइक्वालिटी है ना, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको प्रोसीड करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, इस फार्मूला का यूज़ करोगे, ओके। अब इसका मतलब ये एक पॉइंट पे अकर कर रहा है और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ये भी एक इम्पल्स है, और इस इम्पल्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसमें फिर से एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये R1/TB हो जाएगा, तो इस इम्पल्स की स्ट्रेंथ जो होगी वो R1/TB। उसी तरह से अच्छा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R1/TB। तो अब आपको R1 समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको 2TB पे पता लगाना हो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू, तो सिंपली क्या करोगे आप, R2TB क्या हो जाएगा, तुम R2/ε/TB लिखोगे, जहाँ पे R2 क्या होगा, AK इंटू AK प्लस 2 की एवरेज वैल्यू, A -1 -2 AK इंटू नहीं, +1 K +1 है, बाहर में +1 नहीं है, ये K +1, तो A -2, तुम K की जगह पे -2 पुट करो तो A -2 मिल जाएगा, और ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, तो K की जगह पे -2 और फिर -2 + 1 -1 आ जाएगा। A -2 लिखे या 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, वो तो सेम ही आ जाएगा ना, तो मैंने A -2 इंटू A -1 कर दिया इसको, ठीक है। तो अनइक्वल स्ट्रेंथ का अगर इम्पल्स ट्रेन है, उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी इम्पल्स ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, और ये भी अनइक्वल स्ट्रेंथ का होगा। हमने पीरियोडिक सिग्नल जब लिया था
है ना, इम्पल्स ट्रेन लिया था, इक्वल इम्पल्स ट्रेन, तो उसका क्या आया था, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इक्वल इम्पल्स ट्रेन ही आया था, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, उसमें हमने स्ट्रेंथ को भी 1 ले लिया था और ड्यूरेशन भी शायद 1 ही लिया था। ड्यूरेशन अगर टीबी लोगे तो 1/TB हो जाएगा स्ट्रेंथ, वो आपकी कॉपी में है ना, ठीक है। अब हम इसको डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, लेकिन अब इस रिजल्ट में मॉडिफिकेशन क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन लिया ये डेफिनेट फंक्शन है, ये गिवन है कि यहाँ पे इम्पल्स जो है इसकी स्ट्रेंथ A2 है। डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें ये नहीं पता होगा कि इसकी स्ट्रेंथ 0 है या इसकी स्ट्रेंथ 1 है या कुछ फाइनाइट है, वो एक प्रोबेबिलिटी के साथ डिफाइंड है ना। अगर वो प्रोबेबिलिटी के साथ डिफाइंड है तो अनसर्टेनिटी कहाँ पे इस फॉर्मूला में, एप्सिलॉन में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, टीबी में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, स्ट्रेंथ में अनसर्टेनिटी है, तो बस ये वैल्यूज हमारे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बाकी टाइप तो सेम ही रहेगा। तो अब हमारे को डिजिटल कम्युनिकेशन में AK स्क्वायर की मीन वैल्यू पता लगानी है, जहाँ पे AK एक प्रोबेबिलिटी के साथ डिफाइन होता है ना, ठीक। तो अब ये पता लगाते हैं, है ना, डिफरेंट सिग्नलिंग के लिए R1 की वैल्यू, R0 की वैल्यू, R2 की वैल्यू इस तरह से पता लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को पहले एक ऑन ऑफ सिग्नल के लिए एक बिट का सीक्वेंस दे रहा हूँ, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो पल्सेस होंगे उसका ड्यूरेशन आपको TB रखना है ना। मैं ऑन ऑफ सिग्नल के लिए, वो पहले एक बार फिर से देख लो कि हमने अनइक्वल स्ट्रेंथ का इम्पल्स ट्रेन बनाया था, उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या आ गया, है ना। 0 पे R0/TB, 1 पे R1/TB, 2 पे R2/TB, और R0 क्या है, AK स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, R1 है AK इंटू AK+1 की एवरेज वैल्यू, याद रहेगा ये, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। अब ऑन ऑफ सिग्नल के लिए मैं आपको बिट का सीक्वेंस दे रहा हूँ, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ऑन ऑफ सिग्नल है तो 0 के लिए कोई पल्स नहीं सेंड किया जाएगा और 1 के लिए पॉजिटिव पल्स सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहले 1 है तो 1 के लिए पल्स सेंड किया जाएगा, 0 के लिए नो पल्स, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 है, 0 के लिए नो पल्स, फिर से 0 है तो इसके लिए भी नो पल्स, 1 है तो फिर 0 है, फिर से 1 है, 0 0 1, फिर से 1 है, फिर से 1 और फिर 0। और ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस नहीं छोड़ते, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। बिट ड्यूरेशन फिक्स होता है, तो अगर कंटिन्यूसली 3 बिट के लिए, जैसे कंटिन्यूसली यहाँ पे 3 बिट के लिए 1 1 मिल रहा है 3 TB ड्यूरेशन के लिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूसली 3 बिट 1 रहे होंगे, ठीक है। और ये सारे ड्यूरेशन जो है ये TB है। अब मैं इन सिग्नल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मान लें कि मैं ये एक्सिस ले लेता हूँ, मैं TB ड्यूरेशन का एक सिंगल पल्स ले लूँ, है ना, और यहाँ पे ऑन ऑफ सिग्नल या कोई भी सिग्नल हो, सारे पॉजिटिव पल्स की जो वैल्यूज़ होती है वो सेम होती हैं। इसको मैंने यहाँ पे इम्पल्स ले लिया, अब इस सिग्नल और इस इम्पल्स का कन्वोल्यूशन लोगे तो क्या आ जाएगा, है ना। 0 पे इम्पल्स अकर कर रहा है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, है ना। अब अगर आपको ये लाना है तो इम्पल्स को कहाँ पे पोजीशन करना पड़ेगा, इसको TB पे शिफ्ट करना है ना। अच्छा ये 2 TB है, ओके, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगा, ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 TB की पोजीशन है ना,
ये 0 की पोजीशन है, ये TB की पोजीशन, ये 2 TB की पोजीशन है। तो चूँकि 2 TB पे आपको 1 सेंड करना है, तो यहाँ पे इम्पल्स नॉन ज़ीरो रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 0 सेंड करना, तो यहाँ पे इम्पल्स क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डॉटेड इस तरह से बना दे रहा हूँ, है ना, ये इम्पल्स नहीं आएगा। इसका इससे कॉन्वोल्यूशन लो, इस पोजीशन पे आ जाएगा, इसका इसके साथ कॉन्वोल्यूशन लो, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है, इसको हम इम्पल्स ट्रेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम अलग से कर लें, तो इस सिग्नल को मैं PT का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से अब, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे इम्पल्स, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे इम्पल्स आ जाएगा। तो तुम देखो कि जिस सीक्वेंस में ये 1 0 1 0 है, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे इम्पल्सेस आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे 0, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 पल्स आ जाएगा, इम्पल्स, और यहाँ पे फिर 0। तो तुम देख लो, जहाँ पे 1 आ रहा है वहीं पे इम्पल्स आएगा, है ना। तो 1 0 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ आ सकते हैं, तो हम उसी तरह कहेंगे कि किसी भी पोजीशन पे इम्पल्स जो है वो 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ रहेगा। अगर आपको अगर ये पता है कि बिट जो है वो 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बिट की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो, और ये हाइट सेम है, तो इम्पल्स की स्ट्रेंथ क्या लोगे आप, 1। तो हर जगह पे हम ये कहेंगे कि इम्पल्स की स्ट्रेंथ जो है वो 1 होगी, और किसी भी पोजीशन पे इम्पल्स होगा या नहीं होगा वो बिट डिसाइड करेगा, और ये 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ है। तो हम ये कहेंगे कि हर TB की पोजीशन पे, हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ TB की पोजीशन पे इम्पल्स 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ 1 हो भी सकती है और वो 0 भी हो सकता है। तो अब एक ऐसा इम्पल्स ट्रेन जो प्रोबेबिलिटी के साथ है, इस इम्पल्स ट्रेन का आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बताना है। तो अब अगर मैं इसको, ये ग्राफ के लिए मैंने एरो बनाया है एक्सिस दिखाने के लिए, इस ग्राफ को मैं क्या नाम दे दूं, ये PT का नाम दे दिया है, इसको मैं QT का नाम दे दूं, ST का नाम, इम्पल्स ट्रेन को ST का नाम दे देते हैं। और ये क्या है, इसको हम कौन सा नाम दें, FT देते हैं। ओके, तो हमारे को FT ट्रांसमिट करना होता है ना, बिट को ट्रांसमिट करने के लिए ना, तो FT को इक्वल टू हम लिखेंगे PT कॉन्वोल्यूशन ST, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें हमने इनपुट क्या दिया, ST दे दिया, और ये जो सिस्टम है ना, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, PT। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ST कॉन्वोल्यूशन PT, है ना, और इसको हम FT लिखेंगे, है ना। अब बिट को ट्रांसमिट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज़ किया गया है ना, इसका हमारे को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लगाना है ना। तो आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ST पता लगाना है। तो मैं इसको सिंबल में नहीं लिख रहा हूँ, मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ST इक्वल टू, आपको पता है कि FT का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लगाना है ना, ये FT है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ FT, दिस इज इक्वल टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट इक्वल टू, है ना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन रिस्पॉन्स के फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म का स्क्वायर।
ओके, तो हम इसको लिखेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट एस टी है इंटू पी एफ का के मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कैमरे में डॉट दिखता नहीं है, डॉट मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। अब आपको इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लगाना है, तो ये पता लगाना पड़ेगा ना, पीटी वेल नोन फंक्शन है ना, इसका आप फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म इजीली ड्रॉ कर सकते हो, सिंक आ जाएगा है ना, उसका मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी तो नोन है। तो बेसिकली आपको एस टी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लगाना है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एस टी है ना, ये एक इम्पल्स ट्रेन है ना, इंडेफिनिट इम्पल्स ट्रेन है, प्रोबेबिलिटी के साथ है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ना, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ऑफ चलो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टॉ लिख दूँ ना, वेयर आर टॉ इज इक्वल टू ऑटो कोरिलेशन ऑफ एस टी है ना। और हमने अभी ऑटो कोरिलेशन एस टी का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के लिए फार्मूला डिराइव किया है, एस टी के लिए नहीं डिराइव किया है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम एग्जैक्टली एस टी का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता कर लेते हैं, फिर उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देख लेंगे। इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगा तो हमारे पास एफ टी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगा। तो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अभी देखते हैं। तो इसी का जो जनरलाइज फॉर्म हमने किया था उसके लिए हमें क्या पता है कि इसका भी जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ जाएगा वो भी एक इम्पल्स ट्रेन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, टॉ इक्वल टू 0 पे आर नॉट बाई टी बी, टॉ इक्वल टू टी बी पे R1 बाई टी बी, इस स्ट्रेंथ का इम्पल्सेस होंगे। हमारे को बस R0 और R1 R2 की वैल्यू पता लगानी है ना, जहाँ पे R0 क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए के स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो और फिर मीन ले लो है ना। जब फंक्शन डिफाइंड होता है प्रॉपरली तो वहाँ पे हम मीन कहते हैं, जब डिफाइंड नहीं होता तो उसी मीन को हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए के स्क्वायर, जहाँ पे ए के क्या होता है तुम याद करो, एक पिछले डेरिवेशन में ए के क्या लिया था, डिफरेंट इम्पल्सेस की स्ट्रेंथ है ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पे, जैसे इस टाइम पे, ये इस टाइम पे मैं ले लूँ, ये 1 इसके लिए शायद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नहीं, बीच में 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, ये 1 इसके लिए है। तो इस पोजीशन पे किसी भी टाइम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ये इम्पल्स है इसकी स्ट्रेंथ 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इस पोजीशन पे हम ये कहेंगे कि ए के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो किसी भी टाइम ए के जो होगा ये 0 हो सकता है 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ, और ए के 1 हो सकता है 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ। जिस टाइम ए के 1 होगा ना, तो ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ए के स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे, जब ए के 0 होगा तो 0 आ जाएगा 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ, ए के स्क्वायर की भी वैल्यू 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ 0 आएगी, और 0.5 की प्रोबेबिलिटी के साथ 1 आएगी। तो ए के स्क्वायर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऑन एन एवरेज। ए के स्क्वायर इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ए के स्क्वायर से 0.5 होगी है ना। वेटेज इंटू वैल्यू है ना, एक्सपेक्टेशन जो आ जाएगी
ए के स्क्वायर की, है ना, ये आ जाएगा समेशन ऑफ वेटेज इनटू वैल्यूज़, हर वैल्यू का अपना अपना वेट, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अलग अलग आ जाएगा, है ना। इस मान लो कि किसी चैनल में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 1 के ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी मान लो ज़्यादा है, ठीक है, मान लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो ये 0.8 की प्रोबेबिलिटी के साथ आ जाएगा, ये 0.8 की प्रोबेबिलिटी के साथ आ जाएगा। तो समेशन ऑफ वेटेज इनटू वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसका वेटेज 0.2 प्लस 1 और 1 की प्रोबेबिलिटी 0.8, तो ये वैल्यू 0.8 आ जाएगी, ना कि 0.5। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, है ना। इसी तरह से ए के स्क्वायर हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए लिया, हर पोजीशन के लिए क्या आएगा, 0.5 ही आएगा, है ना। तो ऑन एन एवरेज हमारे को 0.5 ही मिलेगा। तो अब आर नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5, है ना। तो अब इस पोजीशन पे हम इसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी ये 1/2 TB हो जाएगी, है ना। अब R1 पता लगाने के लिए, R1 क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ AK इंटू AK प्लस 1। तो हम बहुत सारे AK इंटू AK प्लस 1 देखते हैं, ठीक है, वो सारी वैल्यू अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड होगी, है ना, और फिर उनकी एवरेज वैल्यू पता लगा लेंगे। लेकिन अब AK इंटू AK प्लस 1 के लिए हमारे को, है ना, 2 बिट एक साथ लेने पड़ेंगे, कम से कम 2 बिट एक साथ लेने पड़ेंगे, है ना। तो 2 बिट एक साथ, जैसे तुम ये देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 बिट अगर एक साथ लोगे तो यहाँ पे 1 और 0 है, ये 0 0 भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं और 0 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर 0 0 है तो AK इंटू AK प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0, ये कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा, 1/4। ये भी 0, 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ 0, और ये 1 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो अब आपकी इससे एक्सपेक्टेशन क्या है ना, वैल्यू इंटू वेटेज, वैल्यू इंटू वेटेज, वैल्यू इंटू वेटेज, 0 मिल गया, यहाँ पे वैल्यू इंटू वेटेज 1/4 और सबका समेशन फिर 1/4। तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ AK इंटू AK प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1/4। तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4, तो यहाँ पे 1/4 TB, ये टॉ, ये R2। अब आपको R2 बताना है, R2 इक्वल टू AK इंटू AK प्लस 2 की एवरेज वैल्यू। तो अब इसके लिए आप AK देखो, है ना, और पहले हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट बिट देख रहे थे, अब यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिट देखना पड़ेगा। पहले हम एक बिट देख रहे थे और उसके बाद देख रहे थे ना, अब हमारे को क्या करना है, ये बिट देखना है और उसके 2 बिट के बाद देखना है ना। तो ये किसी टाइम 0 हो सकता है ना, और ये किसी टाइम ये भी, और बीच में ये भी तो कुछ हो सकता है। तो हमारे को अब 3 बिट एक साथ देखना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना है, एक स्किप करके करना है ना, AK और AK प्लस 1 नहीं देख मल्टीप्लाई करना है, AK और AK प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसी टाइम 0 हो, ये भी 0 या 1 हो सकता है, ये भी 0 या 1 हो सकता है, और ये भी 0 या 1 हो सकता है। तो हम 3 बिट का ड्रॉ करें और सारी पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ करें। तो हमारे को 0, मैं पोजीशन बना दे रहा हूँ, AK प्लस 1 की पोजीशन और AK प्लस 2 की पोजीशन, 0, ये तीनों एक साथ 0 भी हो सकते हैं। मैंने इसमें तीन 0 नहीं दिखाया एक साथ, 3 1 दिखाया हुआ है, तो ये तीनों ऐसे ही 0 भी हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, 0 0 1
0 0 सॉरी 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे? 1/8 की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको AK इंटू AK प्लस 2 पता लगाना है ना, ये कितना आ जाएगा? 0। अब तुम ये देखो, ये हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, तो अगर आप 32 का सीक्वेंस लिख रहे हो तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट 16 में 0 होगा और लास्ट के 16 में 1 होगा। तो शुरू के 4 में तो आपको 0 ही मिलना है और यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या मिलेगा? AK इंटू AK प्लस 2 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, और सारी 1/8 की प्रोबेबिलिटी के साथ है ना। तो यहाँ पे 1/8 और यहाँ पे भी 1/8 ऐड करोगे तो R2 इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। तो R2 का मतलब क्या हो गया? 2 TB की शिफ्टिंग के बाद, ये TB था, मतलब हम लिखेंगे R ऑटो कोरिलेशन फंक्शन 2 TB की शिफ्टिंग के साथ R2/TB, यहाँ पे एप्सिलॉन, ये वैल्यू हो जाएगी, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी 1/4 TB। ठीक है, अब इसी तरह से तुम मुझे AK इंटू AK प्लस 5 की अगर मैं एवरेज वैल्यू कहूँ, है ना, तो इसके लिए तुम क्या बनाओगे? कितनी पोजीशन लेना पड़ेगा? AK और AK प्लस 2 के लिए 3 लिया था तो 6 सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे। तो 6 बिट हैं तो कितने पॉसिबिलिटीज सेट बन जाएंगे? 2 टू पावर 6 64 बनेंगे। हर सेट की, मतलब उस सेट में हर पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/64, है ना। ओके, तो मैं बना नहीं रहा हूँ लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि ये 1/4 ही कैसे आएगा। सब में अब ये 1/4 ही आएगा, वो मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ। आपके पास 64 सेट बन जाएंगे, है ना। 64 सेट में पहले 32 बिट में तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगा, तो वो तो 30 0 हो गया, 32 0 हो गया। नेक्स्ट 32 में हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? 1 1 1 1 होगा ना। ठीक है, हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ठीक है, वो लास्ट के 32 में, लास्ट के 32 की बात कर रहा हूँ, उन 32 में फर्स्ट 16 के लिए 0 होगा। फॉर एग्जांपल हमने 3 बिट के लिए बनाया तो लास्ट के 4 बिट में ये पहले 2 बिट के लिए 0 होगा। जिस रेट से ये वेरी करता है उसके हाफ रेट से ये वेरी करता है, उसके हाफ रेट से, सॉरी, जिस रेट से ये वेरी करता है उसके डबल रेट से ये वेरी करता है, उसके डबल रेट से ये वेरी करता है। ठीक है, तो लास्ट का जो 32 बचा उसमें से फर्स्ट 16 क्या होगा, है ना, वो सेकंड हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगा। तो अब लास्ट के कितने बचे? 16। ठीक है, उन 16 में, अच्छा उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, सेकंड हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई मतलब नहीं है। तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सेकंड हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमें किससे देखना है? AK और AK प्लस 5 को देखना है, हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखना है। तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट शुरू के 32 में तो 0 ही है और लास्ट के 32 में 1 है। अच्छा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑल्टरनेट 0 1 0 1 होता है। ठीक है, तो लास्ट के 32 में ऑल्टरनेट 0 1 0 1 होगा, तो 16 में आपको 1 मिलेगा और अनदर 16 में 0, तो ओवरऑल आपको 16 में क्या मिला? 1 मिला। तो 16 टाइम्स 1 मिलेगा और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/64, तो 16 टाइम 1 को ऐड करो डिवाइडेड बाई 64, ये फिर से 1/4 मिल जाएगा। तो अब हम इसमें ऑन ऑफ सिग्नलिंग के लिए क्या कहेंगे कि सिर्फ R0 की वैल्यू 1/2 मिलेगी, ठीक है, और बाकी R k इक्वल टू 1/4, k इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाकी अब ये सारे 1/4 TB हो जाएंगे।
1/4 TB का, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना था, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म ऑफ पीटी के मॉडुलस का स्क्वायर कर देना था, है ना। तो इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लगाने के लिए पहले हमने इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता लगा लिया। अब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेना है हमारे को, है ना। तो अब इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, एक इम्पल्स का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म क्या आता है, ये अभी टाइम डोमेन है ना, आर्टो वर्सेस टॉ, इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लेना हमारे को, है ना। तो इसका अगर आप फ्रीक्वेंसी, इस पूरे का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू इस अकेले इम्पल्स का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म प्लस इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म प्लस इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, है ना। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म लीनियर ऑपरेशन होता है, ठीक है। इनपुट अगर xt है, आउटपुट अगर xf है ना, तो xf और xt में लीनियर रिलेशन होता है, सुपरपोजिशन वैलिड है। सब अलग अलग फंक्शन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म पता लगाओ और फिर बाद में सबको ऐड कर दो। तो इसका क्या आ जाएगा, डेल टी का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म क्या आता है 1, मतलब अगर ये डेल टी है तो इसका ये आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो अगर स्ट्रेंथ 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। स्ट्रेंथ को अगर तो अब लीनियर होता है ना, तो लीनियर में प्रोपोर्शनल, तुमने अभी मैंने सुपरपोजिशन का लेक्चर देखियो, नेटवर्क में ही सुपरपोजिशन थ्योरम जो मैंने बता रखा है उसमें लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी बता रखी है कि एक लीनियर सिस्टम में सुपरपोजिशन भी वैलिड होता है और प्रोपोर्शनलिटी भी वैलिड होती है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हो गया कि अगर आप इनपुट को जिस प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इम्पल्स के स्ट्रेंथ को 1/2 TB ले रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या हो जाएगा 1/2 TB। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ये 1/2 TB की कांस्टेंट लाइन आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे 1 है तो ये हाइट यहाँ पे 1 हो जाती है। तो इसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो जाएगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ST इक्वल टू इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, सॉरी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, तो इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 1/2 TB प्लस 2 इंटू इसका आ जाएगा 1/4 TB इंटू ई टू पावर, शिफ्टिंग कर दिए ना, माइनस जे ओमेगा को हम 2πf लिख दें इंटू TB। अगर आप डिले कर दो फंक्शन में तो यहाँ पे क्या होता है, फेज का डिले हो जाता है ना। प्लस 1/4 TB, फिर इसका क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ 1/4 TB है और यहाँ पे एडवांसमेंट है ई टू पावर, तो यहाँ पे प्लस जे 2πf TB। इन दोनों का लिख लिया हमने, माइनस TB पे और प्लस TB पे। उसी तरह से -2 TB पे और +2 TB पे लिखना है। ये एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही तक मेन काम था, गेट में यहीं तक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप, मैं बस 3 को ले रहा हूँ अभी, 0 वाले TB और -TB को, तो 0 का तो 1/2 TB हो जाएगा। यहाँ पे तुम 1/4 TB कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई टू पावर माइनस जे थीटा प्लस ई टू पावर जे थीटा, है ना। ई टू पावर जे थीटा प्लस ई टू पावर माइनस जे थीटा क्या आता है 2 cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है 2πf TB, f TB। यहाँ पर TB क्या है कांस्टेंट और f क्या है, पे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिए हो तो जो फंक्शन बनेगा वो फ्रीक्वेंसी का ही बनेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 TB प्लस 1/2 TB कॉस 2πf TB। फिर उसी तरह से मैंने -TB और +TB की पोजीशन ले ली, -2 TB और -4 TB की पोजीशन लोगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, स्ट्रेंथ तो सेम ही है, बस यहाँ पे 2 TB की जगह पे या TB की जगह पे 2 TB आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 TB प्लस कॉस 4πf TB। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो
1/2 TB कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 2 पाई एफ टी बी प्लस cos 4 पाई एफ टी बी प्लस इसी तरह से चला जाएगा। और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो आता है वो किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन आता है। इसको आप कैपिटल एस से, और फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल होता है, और जिस क्वांटिटी का, जिस फंक्शन का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है उसको हम यहाँ पे नीचे में डिनोट कर देते हैं ना। ये एस टी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल आपको फ्रीक्वेंसी दिखेगा, है ना। तो ये इस तरह से इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गई। फिर इसमें तुम क्या करोगे, पी एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बिट सीक्वेंस का जो ट्रांसमिट होना है उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इतना काम ऑन ऑफ के लिए किया है। उसी तरह से हम कल क्या करेंगे, पोलर का हम इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, है ना, उसको इम्पल्स के फॉर्म में लिखेंगे, फिर बाईपोलर को करेंगे, फिर उसका हम सबका पीएसटी देखेंगे।